हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी की पेडागोजी क्लास जो वर्ग 3 और सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। एक गद्यांश पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर्स हम देखेंगे। मेरे दिमाग में बात आई कि प्रेमचंद के जमाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे और प्रेमचंद ने कभी भी आचार्य शुक्ल की तरफ नहीं देखा, उनकी जरूरत नहीं महसूस की। फणीश्वर नाथ रेणु के जमाने में हिंदी कहानी के सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह थे। रेणु ने उनकी तरफ नहीं देखा। मुझे अपने लिए एक दूसरे आलोचक की तलाश करनी चाहिए जिसे हम सामान्य पाठक कहते हैं, ऐसा मुझे लगा। जिसे आम पाठक कहते हैं, कॉमन रीडर या सामान्य पाठक कहते हैं, और जो लेखक उनकी स्मृतियों में और जुबान पर रह जाता है, कोई भी आलोचक उसे अनदेखा न करने के लिए मजबूर होता है। तो मैंने उस सामान्य पाठक को अपना आलोचक समझा। बाद के दिनों में जो कुछ भी लिखा, मैंने देखा कि उस आम पाठक की दिलचस्पी उसमें हो रही है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो ढेर सारे लोग लिख रहे थे, हमारे साथ के दिल्ली के लोग, चंडीगढ़ के लोग, इलाहाबाद के कथाकार, लेखक, जालंधर के कथाकार, पटना में और कलकत्ता में भी। लेकिन ज्यादातर लेखकों की नज़र दिल्ली या इलाहाबाद के उन लेखकों पर रहती थी जो आधुनिक लेखक कहे जाते थे। मेरी भी कोशिश लगभग वैसी ही थी कि आधुनिक हो सकूं, और आधुनिक लेखन वह था जो परंपरा से विद्रोह करके किया जा रहा था, परंपरा को नकार कर किया जा रहा था। हम ऐसा नहीं सोच रहे थे कि कहीं न कहीं मेरे भीतर लोक परंपरा कहिए या प्रेमचंद की परंपरा वह थी, लेकिन मैं वैसा दिखना चाह रहा था जैसा वे कह रहे थे, लिख रहे थे। गद्यांश काफी बड़ा था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इनमें से सबसे बड़े आलोचक हैं, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने सामान्य पाठक को लेखक आलोचक समझ रहा था। उस जमाने में लेखकों की नजर इलाहाबाद या दिल्ली के लेखकों पर रहती थी क्योंकि वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। आधुनिक लेखक की पहचान है परंपराओं का विरोध करना। आधुनिक लेखक रूढ़िवादियों के खिलाफ रहते थे। लेखक ने अनुच्छेद में स्वयं के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है। जो लेखक के मन में युद्ध चल रहा था वह था लोक परंपरा और आधुनिक लेखक। शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पर किस शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता? तो लोक परंपरा के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, पटना, ये सभी एक स्थान है जो कि संज्ञा का उदाहरण है। राजधानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको ध्यान से देखना है और जो इन सबसे अलग है उसको हमें लिखना है। लिखना, पढ़ना, दिमाग, देखना। लिखना भी एक मूल्यांकन है, पढ़ना, दिमाग, देखना। दिमाग हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। जैसे हमने ऊपर वाला गद्यांश हल किया वैसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे। पूरे विश्व के लाखों लोग पिछले कई वर्षों से इसी प्रयास में संलग्न हैं कि सीखना सदा जारी रहे और सीखने के इस इल्म के साथ सारा समाज सजग और सबल समाज के रूप में विकसित हो सके। सीखने की निरंतरता और सीखने की सहजता के रिश्ते को परिभाषित करना इस प्रयास की पहली शर्त थी, मगर हम ऐसा नहीं कर सके। पहली आवश्यकता तो यही थी कि सीखने के हर प्रयास को प्रतिष्ठित किया जाता, उसे मान दिया जाता, सम्मान दिया जाता, और फिर जो भी सीखने की ओर प्रवृत्त होता उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता। यहाँ प्रवृत्त का अर्थ होता है तैयार होता, सीखने का इच्छुक होता। सीखने के सारे रास्ते खोल दिए जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने सीखने के इल्म को न तो प्रतिष्ठित किया और न ही हमने सीखने को स्वधर्म, अपना धर्म माना। इसके विपरीत हमने सिखाने के बड़े इंतजाम किए और इन इंतजामों में सिखाने के साधन और प्रबल हो गए और सीखने वाला गौण अर्थात महत्वपूर्ण हो गया। सीखने वाला न केवल गौण हुआ बल्कि साधनों के अंबार में दब गया, बहुत पीछे छूट गया। यह क्या हुआ इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वास्तविकता कुछ और भी है। भारतीय समाज की ओर जब आस्थावान दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि
हर आदमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप कुछ सीख लेने और कर लेने के प्रयास में निरंतर जुटा हुआ है। यह उसके अस्तित्व का सवाल भी है और रोजी रोटी का सवाल भी। जितने और जैसे कौशल का विकास हमारे समाज में सहज रूप से होता रहा है, वैसा कौशल निर्माण संभवतया औपचारिक शिक्षा के संस्थाओं के बूते की बात भी नहीं थी। ये हमारा पूरा गद्यांश था। अब हमने इसमें क्या पढ़ा है और इस प्रश्न के आंसर के थ्रू हमें पता चलेगा। भारतीय समाज में सीखने का संबंध है। भारतीय समाज में सीखने का संबंध है अस्तित्व और बुनियादी आवश्यकताओं से। लेखक के अनुसार सीखने के संदर्भ में कौन सी बात उचित नहीं है? लेखक के अनुसार सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर उचित नहीं है? सीखने की निरंतरता, सीखने की साधनों को महत्व देना, सीखने के पर्याप्त अवसर देना, सीखने में सहजता होना, सीखने के साधनों को महत्व देना। लेखक ने की सीमाओं का उल्लेख किया है। लेखक ने अनौपचारिक शिक्षा की सीमाओं का उल्लेख किया है। सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख है और गौण है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला प्रमुख है और साधन गौण है। अगर सीखने वाला ही नहीं होगा तो कौन सीखेगा, और अगर साधन ही नहीं होगा तो कैसे सीखेगा? अनुच्छेद में और के महत्व का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद में सीखना और सीखने वाले का भी महत्व किया गया है। संस्थाओं के बूते की बात नहीं थी। वाक्य में बूते शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर बूते अर्थात बल, जिसका सामर्थ्य शब्द का अर्थ सही रहेगा। कौन सा शब्द समूह विशेषणों का शब्द समूह है? सजग, सबल और आस्थावान, ये सभी समूह को परिभाषित करते हैं। नारियल वाले भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न को पोषित करता है। यह प्रश्न बहुभाषिकता को पोषित करता है। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न रोचक और जटिल है। बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है। पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। पाठ को अन्य विषय से जोड़ता है। क्योंकि हम बच्चों को अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के बारे में या ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें बच्चे अधिक से अधिक जानते हैं, तो वो बच्चे निजी दुनिया के बारे में विचार व्यक्त करेंगे। पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ना, क्योंकि आसपास शोर को लेकर बच्चे देख पाएंगे। भाषा अर्जन क्षमता, भाषा हमेशा जन्मजात होती है, जन्म से सीखी जाती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षक पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हम किसी चीज को कंठस्थ बच्चों से नहीं करवा सकते। बच्चों में कौशल विकास करना यही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक यदि हम बनाते हैं तो